आजकल हमारे आसपास और दुनिया में कई मर्डर हो रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मर्डर के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह 360 डिग्री से घूमा हुआ है। एक ऐसा मर्डर जहां दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां लॉक थी और सबसे डरावनी बात, घर के अंदर कोई भी नहीं था। फिर भी एक इंसान मर चुका था। रात के करीब 2:17 हो रहे थे। शहर के एक शांत इलाके में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात एक घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। यह कहानी है अभिषेक शर्मा की। 35 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वह एक शांत स्वभाव का आदमी था। उसके बहुत ही कम ही दोस्त थे और ज्यादातर समय वह अपने घर में अकेले ही बिताता था। उसका घर शहर के किनारे एक 2 मंजिला आइसोलेटेड बंगलो था, जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। 4 जून की सुबह करीब 9 बज रहे थे। अभिषेक के ऑफिस से उसे बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन फोन नहीं उठ रहा था। शुरू में सबको लगा शायद वो सो रहा होगा, लेकिन जब 2 घंटे तक के कोई जवाब नहीं मिला तो उसके एक कलीग ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था। काफी नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अभिषेक नीचे फर्श पर पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और खून चारों तरफ फैला हुआ था। यह तो साफ था कि यह एक ब्रूटल मर्डर था, लेकिन असली डरावनी बात अभी सामने आने बाकी थी। पूरे घर की तलाशी ली गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। घर की सभी खिड़कियां अंदर से बंद थी। घर के किसी हिस्से पर कोई ब्रेक इन नहीं था। कहीं पर कोई हथियार नहीं थे। ये सब देखकर लग रहा था कि कातिल अंदर कैसे आया, और वो कैसे भी करके अगर अंदर आ भी गया तो वो घर के बाहर कैसे गया। पुलिस के लिए यह केस एक नाइटमेयर बन चुका था। यह सुसाइड तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन मर्डर भी इम्पॉसिबल लग रहा था। पुलिस को अब सिर्फ एक उम्मीद दिखी, घर के बाहर लगी एक सीसीटीवी कैमरा। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना स्टार्ट किया, लेकिन जो सामने आया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। पिछले 24 घंटे में ना तो उस घर में कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। मतलब अभिषेक के उस घर में कोई तो था, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। क्या यह एक परफेक्ट क्राइम था, या फिर कातिल अभी भी उसी घर के अंदर छिपा हुआ था? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस कहानी का हर एक क्लू के बारे में, जिसने इस इम्पॉसिबल मर्डर को पॉसिबल बना दिया। पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया। हर एक चीज को ध्यान से एग्जामिन किया जाने लगा, जैसे फर्श पर लगे हर एक खून के निशान, टूटी हुई हर एक चीजों को देखा गया और दीवारों पर लगे स्क्रैच मार्क्स। यह साफ था कि अभिषेक ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। अब केस फोरेंसिक टीम के हाथ में था, जिन्होंने घर के अंदर हर एक फिंगरप्रिंट चेक किए। वहां पर का हर एक फुटप्रिंट स्कैन किए गए। ब्लड सैंपल का एनालिसिस हुआ, लेकिन कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट नहीं मिला। घर में सिर्फ एक ही इंसान के निशान थे, और वो था सिर्फ अभिषेक। अब पुलिस के सामने एक ही पॉसिबिलिटी थी। क्या अभिषेक ने खुद की ही जान ले ली? लेकिन अभिषेक के घाव को देखकर साफ था कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड तो नहीं हो सकता। पुलिस का फोकस अब अभिषेक के फोन पर गया, जिसमें अभिषेक को लास्ट कॉल रात के 1:43 पर आया था। चेक करने पर पता चला वो एक अननोन नंबर था। जो कॉल सिर्फ 12 सेकंड का था और उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना कोई उसका सिम मौजूद था और ना ही उसका कोई रजिस्ट्रेशन था, जैसे वो कॉल किसी ने जानबूझकर क्रिएट किया हो। अब पुलिस ने घर के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर को ध्यान से देखा। ऐसे ही बारीकी से ध्यान देते देते उन्होंने फर्स्ट फ्लोर का रुख किया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वो जैसे ही स्टोर रूम में पहुंचे, जो स्टोर रूम सालों से बंद था, जिसका दरवाजा खोला गया, जो दरवाजा काफी जाम था, जैसे उसे बहुत समय से कोई खोला नहीं गया हो। लेकिन नीचे धूल में कुछ अलग ही दिखाई दिया, जिस धूल में ताजा फुटप्रिंट के निशान थे। मतलब कोई हाल ही में यहाँ आया था।
लेकिन अगर कोई अंदर था तो वो बाहर कैसे गया? जब स्टोर रूम को पूरी तरह चेक किया गया तो दीवार के पीछे एक साउंड आई, जैसे दीवार के पीछे कुछ खाली जगह हो। पुलिस ने तुरंत उस हिस्से को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दीवार तोड़ी गई, अंदर एक छोटा सा हिडन स्पेस था। वो जगह इतनी छोटी थी कि कोई इंसान मुश्किल से छिप पाता, लेकिन वहाँ पानी की खाली बोतल पड़ी थी, कुछ खाने के पैकेट्स थे और एक पुराना ब्लैंकेट पड़ा था। अब सब कुछ साफ होने लगा। कातिल घर के अंदर पहले छिपा हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि वो आखिर अंदर कैसे आया और उसका टारगेट सिर्फ अभिषेक ही क्यों था। इस हिडन रूम ने एक बात तो साफ कर दी, ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ये था एक परफेक्ट प्लान्ड मर्डर। पुलिस ने अभिषेक की पर्सनल लाइफ को खंगालना शुरू किया। उसका लैपटॉप, ईमेल्स, बैंक रिकॉर्ड्स सब कुछ चेक किया गया और यहीं से इस केस का सबसे डार्क सच सामने आने लगा। अभिषेक के लैपटॉप में एक हिडन फोल्डर था जिसे पासवर्ड से लॉक किया गया था। काफी कोशिशों के बाद जब वो फोल्डर खुला, जिसके अंदर कुछ पुराने फोटोज थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो किसी पुराने केस से जुड़े हुए थे, जो कि एक एक्सीडेंट था जो 3 साल पहले हुआ था। 3 साल पहले एक लेट नाइट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी और उस केस में अभिषेक का नाम भी सामने आया था। लेकिन कुछ समय बाद वो केस अचानक बंद हो गया। यहीं से इस केस में ट्विस्ट आना स्टार्ट होता है। डॉक्यूमेंट में जो लिखा था उसके मुताबिक अभिषेक ही उस एक्सीडेंट का असली जिम्मेदार था, लेकिन उसने पैसे और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। जिस इंसान की उस रात को एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उसका एक बेटा था जो उस वक्त सिर्फ 17 साल का था। उसने अपने पिता की मौत को एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसे एक मर्डर मान के बैठा था। अब पुलिस ने लड़के को ट्रेस करना स्टार्ट किया। उसका नाम था आरव, लेकिन पिछले 2 साल से वो कहीं गायब था। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई एड्रेस। और फिर एक शॉकिंग लिंक सामने आई और अभिषेक के घर के पुराने पेपर्स में पता चला कि वही घर जहां अभिषेक रहता था पहले आरव के परिवार का ही था। मतलब आरव को उस घर का हर एक कोना पता था, वहां का सीक्रेट स्पेस, हिडन एरिया, सब कुछ उसको पता था। अब सब कनेक्ट होने लगा। आरव कई दिनों पहले से ही उस घर में घुस चुका था और हिडन रूम में छिपकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बाकी था, अगर ये रिवेंज था तो उसने इतने ब्रूटल तरीके से अभिषेक को क्यों मारा और उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था, अब सामने आने ही वाला था। 4 जून की रात करीब 1:30 बजे अभिषेक अपने घर में था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर में कोई और भी मौजूद था, लेकिन वो हिडन रूम के अंदर आरव कई घंटों से इंतजार कर रहा था। जैसे ही घर में पूरी खामोशी हुई, वो धीरे धीरे बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज इतनी हल्की थी कि किसी को सुनाई नहीं दे सकती थी। अभिषेक अपने फोन पर था, तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने आरव खड़ा था। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर आरव ने सिर्फ एक लाइन कही, याद है 3 साल पहले की वो रात। अभिषेक ये सुनते ही सब कुछ समझ गया। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आरव ने उसे मौका नहीं दिया। आरव ने हमला कर दिया। अभिषेक ने बचने की कोशिश की। कमरे में दोनों के बीच हाथापाई हुई। चीजें इधर से उधर टूटने लगी। दीवारों पर अभिषेक बचने की कोशिश में मार्क्स छोड़ते गए, लेकिन आरव का गुस्सा 3 साल पुराना था और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। मर्डर के बाद आरव अपने प्लान का अलग स्टेप शुरू किया। उसने ग्लव्स पहने हुए थे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़े। जिससे अभिषेक को मारा उस वेपन को साथ ले गया। आरव वापस उसी हिडन रूम में चला गया, लेकिन वो तुरंत घर से बाहर नहीं गया, बल्कि अगले 6 घंटे तक वो उसी घर में छिपा रहा। लेकिन जब पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसी के दौरान
आरव धीरे धीरे हिडन स्पेस से निकला और पीछे के एक पुराने बंद पड़े एग्जिट से घर के बाहर निकल गया। एक ऐसा रास्ता जिसे कोई नहीं जानता था। जब तक पुलिस को पूरा सच समझ आया, आरव काफी दूर जा चुका था। उसका कोई पता नहीं चला और आज तक वो केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। जब आरव को कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो वो खुद जज बनकर कानून को अपने हाथ में लेकर अभिषेक का मर्डर कर दिया। देखा जाए तो पूरी मर्डर की प्लानिंग कोई हिंदी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहाँ पे सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ शामिल था और जिसमें मर्डरर का अभी तक के कोई पता नहीं चला।